हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ ऑन इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंसेप्ट है जो क्वेश्चन का वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार कौन सी नीचे दी गई ऑप्शन करेक्ट थी? तो ऑप्शन ए, इट प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑप्शन बी, इट अबॉलिशड डायरसी सिस्टम एट प्रोविंसिकल लेवल। ऑप्शन सी, इट प्रोवाइडेड ऑफ प्रोविंसिकल ऑटोनॉमसी। और डी, ऑल द अबव। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक कौन कौन सी ये प्रोविजन थी, जो फीचर थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो ये फीचर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ से एक माइलस्टोन था। तो ये इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगी, जिसमें जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, 6 चीफ कमिश्नर एरिया हैं और जो प्रिंसली स्टेट हैं जो कि इस फेडरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इस फेडरेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और जो एक्सेशन होगा फेडरेशन के साथ प्रिंसली स्टेट का वो ऑप्शनल होगा, चाहे वो ऑप्शन बनना चाहते थे या नहीं चाहते थे। क्योंकि कुछ रूलर थे जो इंडियन स्टेट में उन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी थी, तो इसलिए जो एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए बोला गया था वो ऑल इंडिया फेडरेशन कभी भी होंद में नहीं आई। तो इस एक्ट ने जो डायरसी सिस्टम था वो प्रोविंसिकल लेवल पे ख़त्म कर दिया और इसको सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो रेजुलरी पावर थी वो किसके पास थी? ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी, फेडरल लेजिस्लेशन। ऑप्शन सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। या ऑप्शन डी, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल। इस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो पावर थी सेंट्रल और प्रोविंसिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। 3 तरह की लिस्ट बनी थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंसिकल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उस पर जो लेजिस्लेचर बनाने की पावर थी वो फेडरल के पास थी और प्रोविंसिकल लेजिस्लेशन में लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उसकी जुरिस्डिक्शन थी वो प्रोविंसिकल के ही पास थी। फेडरल और प्रोविंसिकल दोनों ही कंकरेंट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेशन बना सकते थे, कानून बना सकते थे। रेजुलरी सब्जेक्ट उनको कहा जाएगा जो सब्जेक्ट इन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आते थे, तो उसकी पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल की ये डिस्क्रिप्शन होती थी कि वो किसी को दे, चाहे वो सेंट्रल या प्रोविंसिकल लेजिस्लेशन को दे, उस सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेशन बनाने के लिए ये जो पावर थी वो डिस्क्रिशनरी पावर थी गवर्नर जनरल के पास। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया? ऑप्शन ए है 1928 कलकत्ता सेशन। ऑप्शन बी 1931 कराची के सेशन में। ऑप्शन सी 1929 लाहौर के सेशन में। या ऑप्शन डी 1927 मद्रास के सेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर। 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें ये पूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, वो रेजोल्यूशन था, वो पास किया गया था। ये जो पूर्ण स्वराज्य का रेजोल्यूशन पास किया गया था ये प्रेसिडेंटशिप थी श्री जवाहरलाल नेहरू की, उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। इस रेजोल्यूशन के साथ, पूर्ण स्वराज्य रेजोल्यूशन के साथ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी लॉन्च किया गया और उसके साथ 26 जनवरी थी उसको इंडिपेंडेंस डे
डिक्लेयर या उसको सेलिब्रेट किए जाने की घोषणा भी या रेजोल्यूशन है इस जो सेशन है इसमें किया गया। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किसके ऊपर बेस है? ऑप्शन ए द वेवल प्लान, ऑप्शन बी द क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, ऑप्शन डी द माउंटबेटन प्लान। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी द माउंटबेटन प्लान। मिस्टर एटले थे, उन्होंने माउंटबेटन को इंडिया में भेजा सो दैट कि जो इंडियन को है वो पावर है उसका काम आसानी से हो जाए। इंडिया आने के बाद और डिस्कशन करने के बाद इंडियन लीडर के साथ माउंटबेटन को रियलाइज हुआ कि जो इंडिया की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ओनली पार्टीशन है। इस डिस्कशन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन थे वो इंग्लैंड चले गए। वहां से उन्होंने अपना जो इंडिया की पार्टीशन का, भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, उसका पार्टीशन का प्लान ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्रूव करवाया था। नेक्स्ट है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में करेक्ट है? ऑप्शन ए इस एक्ट के तहत जुरिस्डिक्शन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर इंडिया वुड सीज ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो जुरिस्डिक्शन है इंडिया के ऊपर वो खत्म हो जानी थी। ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो प्रोविंसियल लेजिस्लेचर के तौर पे काम करनी थी। ऑप्शन सी इनमें से ऑप्शन ए ही करेक्ट है या डी ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का लास्ट एक्ट था जो उन्होंने इंडिया के लिए पास किया था। ये माउंटबेटन के प्लान पे ऊपर ही बेस था ये सारा जो एक्ट था, और ये एक्ट इफेक्टिव हुआ 15 अगस्त 1947 को। इस एक्ट के तहत दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बने, एक तो पाकिस्तान और दूसरा इंडिया होंद में आया। और जो प्रत्येक डोमिनेंस थी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको एज ए सेंट्रल लेजिस्लेशन फॉर उसकी जो डोमिनेंस है उसके लिए एज ए रोल प्ले करना था। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन या फर्स्ट सिटिंग थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 या ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। इसके एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंद में आई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग या सेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के हुआ था। और इस ये असेंबली रीअसेंबल्ड हुई 14 अगस्त 1947 को एज ए सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो 14 अगस्त 1947 को रीअसेंबल हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपॉइंट किया था वो कब किया था? तो ऑप्शन ए है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 30 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिफरेंट कमेटी थी वो अपॉइंट की थी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सो दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो वेरियस इश्यू हैं उसको डिस्कस किया जा सके, डिसीजन लिया जा सके। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिफरेंट कमेटियां उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो उस रिपोर्ट के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 में बनाया गया। नेक्स्ट है जो नया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? तो ऑप्शन ए है 3 नवंबर 1949,
ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो जनरल डिस्कशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, वो जो खत्म हुई थी, वेरियस एस्पेक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन थी वो खत्म हुई थी 26 नवंबर 1949 को। इसी डेट के ऊपर प्रेसिडेंट थे जो असेंबली के, उन्होंने इसको साइन किया और इसको डिक्लेयर किया एज ए पास्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन थी, सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी या ट्रांजैक्शनल प्रोविजन थी, वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गई, मींस वो 26 नवंबर 1940 से होगी। और जो बाकी का रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ड्राफ्ट करने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लगा? ऑप्शन है 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज, ऑप्शन बी 2 ईयर 10 मंथ 20 डेज, ऑप्शन सी 1 ईयर 2 मंथ 5 डेज, ऑप्शन डी 3 ईयर 0 मंथ 0 डेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 17 डे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लगे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसको अब पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है, उसमें हुई थी। तो उसको टोटल 2 साल 11 महीने और 17 दिन इसको लगे और इस पीरियड के दौरान कुल 11 सेशन हुए असेंबली के। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है H.C. मुखर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो फर्स्ट चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और H.C. मुखर्जी थे, उनको एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो फ्रेंड्स, तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। तो हम ऐसी नेक्स्ट में हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।